जापान एक ऐसा देश है जो उगते हुए सूरज का देश माना जाता है, जो एक तरफ अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। और ये जो देश है, ये एक तरह से ये जो है टापुओं के बीच में बसा हुआ है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। और इस देश की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि जब अमेरिका के द्वारा इस देश पर परमाणु अटैक किए गए थे, तो उसके बावजूद भी ये देश जो है उठकर खड़ा हुआ और ख़ुद को इतना डेवलप्ड किया कि आज थर्ड इकोनॉमिक के रूप में जाना जाता है। 1970 के दशक ये देश दुनिया की सेकंड इकोनॉमी के अंतर्गत आया था। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है परचम आईएएस में। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जापान की शांति प्रतिज्ञा पर पुनर्विचार और सुरक्षा चुनौतियों और नई एक तरफ तो सुरक्षा चुनौतियाँ और एक तरफ नई नीतियों की ओर। तो चलिए ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के बारे में आज हम पूरी तरह से रिलेट करेंगे कि इस टॉपिक का क्या रीज़न है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा है शांति की प्रतिज्ञा और पुनर्विचार, इसकी अगर बात करें तो जब 1945 में जब ये लड़ाई जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सारे देशों ने एक तरफ जितने भी ध्रुवीय राष्ट्र थे उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। पर जापान एक ऐसा देश था जो कि उस वक्त भी लड़ाई को नहीं मान रहा था, वो तब भी लड़ाई कर रहा था, वो हार मानने को तैयार नहीं था। इस पर अमेरिका ने वहाँ पे जो है बम गिराए थे, तो परमाणु बम गिराए थे और वहाँ पे हमला किया था, जहाँ इसके 2 क्षेत्रों पे, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसके द्वारा सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो है वहाँ पे जब वो शासन चलने लगा, अमेरिका के एक प्रतिनिधि के तौर पे शासन किया जाता था, तो वहाँ पे संविधान में अनुच्छेद 9 के तहत कुछ नियम कानून बनाए गए। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद जापान ने 1947 में अपनाए गए अपने संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत ये शपथ ली थी कि अब से वह युद्ध नहीं करेगा और सैन्य बल को नहीं रखेगा। ये जापान के द्वारा कहा गया था कि ना तो वो युद्ध करेगा, ना ही अपने सैन्य बल को रखेगा, बल्कि वह और उसने शांति की प्रतिज्ञा को अपनाया था। तो अब हम बात करेंगे, इसी पे जो है हम बात करेंगे। किंतु अभी जो वैश्विक पहचान का जो मुद्दा है, एक तरफ तो जापान की प्रतिज्ञा की वो शांति की प्रतिज्ञा को अपनाएगा, वो लड़ाई नहीं करेगा, मगर हाल के जो वैश्विक विश्व में जो हालात देखे जा रहे हैं उसके बाद जो है जापान जो है अपनी सुरक्षा के लिए अब शांति प्रतिज्ञा पर पुनर्विचार करना चाहते थे। क्योंकि एक तरफ जो हम देखें तो जापान का अगर हम मैप देखने की बात अगर हम उनके उसके मैप की बात करते हैं, तो चलिए ये देखिए, ये जापान का मैप है। एक तरफ चाइना, ये है जापान हमारा टापुओं के बीच स्थित है, और एक तरफ चाइना, एक तरफ ये कोरिया से घिरा हुआ है, और एक तरफ दूसरे मैप में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जापान का मैप। यहाँ से अगर हम देखें तो एक तरफ जो है ये हमारा पूरा जापान का मैप है। एक तरफ यहाँ पे अगर बात करें तो ये जापान का सागर है, यहाँ पे साउथ कोरिया में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर ये बात करें तो ये जो है पैसिफिक ओशियन, एक तरफ ये साउथ प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे चाइना है, और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो कोरिया। तो ऐसे में जो है ये कंडीशन ऐसी बन रही है कि जापान जो है तीन तरफ से विवादों से घिरा हुआ है। ये जो स्पैरो द्वीप समूह है, इसको लेके अभी चाइना और जापान के बीच में विवाद चल रहा है। एक तरफ कोरिया की तरफ से जापान को धमकी दी जा रही है, तो क्योंकि जो उत्तर कोरिया है वो जो है अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ा रहा है। वो जो मिसाइल कभी कभी जापान के क्षेत्र के ऊपर से होके जाती है, तो ऐसे में जो है जापान के जो क्षेत्र है उस इलाके में सायरन वगैरह, अब तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन बन रही है जिसकी वजह से है जो जापान अपने शांति समझौते पर पुनर्विचार करना चाहता है। तो चलिए इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम एक बार एक छोटी सी झलक देखेंगे कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हाउ टू जापान एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड, देन वी गेट डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये देखने का ट्राई करेंगे कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे जापान इस्टेब्लिश हुआ और इतना डेवलप्ड हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और जापान जैसे देश ने ये करके दिखाया है।
तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो है अभी के समय के लिए बहुत सारे देशों के लिए भी एक इंस्पिरेशन के रूप में भी काम कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जापान की जो जियोग्राफिकल कंडीशन देखें तो इसे जापान या निप्पोन वगैरह भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम टापुओं का देश भी जानते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो है ईस्ट एशिया में स्थित है और एक तरफ से जो है ये पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। अगर हम इसके आइसलैंड की बात करें तो जापान का मेन 4 आइसलैंड ऐसे हैं। 4 मेन आइसलैंड है, जैसे कि अगर बात करें होन्शु, और ऐसे तो बहुत सारे हैं मगर 4 जो है मेन इसके द्वीप है। होन्शु, होक्काइडो, अगर हम देखें तो होन्शु होन्शु, होक्काइडो और कुआइशिको एवं शिक्यो, ये 4 हैं। और इसके अलावा इसमें जो है 6800 स्मॉलर आइसलैंड इसके अंदर आते हैं। अब ये नेचुरल की बात करें तो ये माउंट पहाड़ों से घिरा हुआ है और वोल्केनो से। 70% हिस्सा जो इसका है जो माउंटेन्स है, मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ वोल्केनोस, और यहाँ पे बहुत सारी जो है ज्वालामुखी की भी एक्टिविटीज़ होती रहती है। सराउंडिंग बाय सी, जापान ऑफ पैसिफिक एंड ईस्ट चाइना सी। अगर इसकी बात करें तो ये चारों तरफ से जो है समुद्रों से घिरा हुआ है। एक तरफ जापान सागर, एक तरफ पैसिफिक ओशियन और एक तरफ ईस्ट चाइना। तो इस वजह से भी यहाँ के जो नेचर है इस पे भी इन सागरों का, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक जैसे घटनाओं का भी जापान को सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर इसकी क्लाइमेट्स की ओर हम देखें तो रेंज ऑफ कोल्ड इन द नॉर्थ, हम अर्थात नॉर्थ साइड यहाँ पे जो है कोल्ड आपको देखने को मिलेगा, और इसके जो साउथ साइड है वो ट्रॉपिकल इन द साउथ साइड। अब हम बात करें लैंडस तो लिमिटेड फ्लैट लैंड, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती और जो टोक्यो जो है यहाँ का सबसे डेंस डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया माना जाता है, और ये जापान का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी में से एक, जो वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड सिटी है उसमें से टोक्यो जो है एक माना जाता है। तो चलिए इसके आगे की हम बात करें तो अब चलते हैं हम इसके जो स्टार्टअप की ओर। तो 1945 के जब जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान ने आत्मसमर्पण किया। तो ये आत्मसमर्पण जो है वहाँ पे जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। इसके बाद जो है ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो अब इससे हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर यही दोनों देशों को क्यों चुना गया और क्यों किया गया। तो जैसा कि हम बात करें कि जापान की ये दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मम नाम के 2 जो न्यूक्लियर बम थे वो गिराए गए। और यही 2 सिटी को चुनने के 3-4 रीज़न थे। पहला रीज़न जो ये था कि अगर हम देखें तो इनका जो पॉलिटिकल रीज़न था कि हिरोशिमा एक ऐसा बंदरगाह था, पोर्ट था, जो वहाँ की आर्मी का मेन सेंट्रल पॉइंट था, और जबकि जो नागासाकी था ना वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता था। बट बमबारी के बाद वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आई कि वहाँ पे भारी जनमाल को भी नुकसान हुआ, और इसकी वजह से जो है ये लड़ाई समाप्त हो गई। किंतु इस विनाश के बाद भी जापान ने हार नहीं माना। उसने अपनी शिक्षा एवं तकनीकी नवाचार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बल पर खुद को खड़ा किया। जापान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो आफ्टर वॉर के बाद की यहाँ की जो सिचुएशन, जो कंडीशन थी, वो बहुत बड़े पैमाने पे हमें विनाश, और जैसा कि अगर हम बात करें तो बम गिरने के बाद जो परमाणु अटैक पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने एक कविता लिखी है हिरोशिमा। अगर उस कविता को अगर हम पढ़ें तो उससे हमें पता चलता है कि वहाँ की क्या कंडीशन बनी थी, और वहाँ की कंडीशन के बारे में हमें वहाँ से पता चलता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आज भी जो है कि वर्ल्ड में 9 अगस्त को याद किया जाता है, और जिसे याद करने के बाद सारी दुनिया की रूह कांप जाती, ऐसा कंडीशन वहाँ पे आ गया था। तो
अब हम चलते हैं जापान के आफ्टर बम के बाद वहाँ की जो कंडीशन कैसे सुधरी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो वहाँ पे जो था, फिर अमेरिका का कब्जा हुआ और सुधार की जो सिचुएशन थी वो स्टार्ट हो गई 1945 से 1952 के बीच में। तो हम उसे देखने का तो डगलस मैक आर्थर के नेतृत्व में जो है अमेरिका का जो सैनिक था वहाँ पे तो थे ही, और उसी के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनी, और वहाँ पे नया संविधान जो है 1947 में आया गया, जहाँ पे जो है सम्राट, जापान में भी सम्राट की उस वक्त सम्राट का शासन चल रहा था, तो उनकी शक्तियों को जो है बहुत सीमित कर दिया, और जापान में संविधान को लागू किया गया, और उसी में आर्टिकल 9 के तहत शांति की नीति अपनाई गई थी, और इसी के साथ है लोकतंत्र के जो शासन प्रणाली थी वहाँ पे लागू हो गई। अब इसमें बहुत सारे सुधार भी देखने को मिले। जैसे कि अगर बात करें तो वहाँ पे इसके बाद जो सुधार देखने को मिले, ज़मीनी सुधार, अर्थात किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया गया, और ज़मींदारी व्यवस्था जो थी उसे भी समाप्त किया गया। इसके अलावा एजुकेशन में बहुत सारे सुधार किए गए। जैसे अगर हम बात करें तो नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई, और साथ ही साथ लड़कियों को शिक्षा में भी समान अधिकार दिए गए, और फिर उसी के साथ जो है महिलाओं को मताधिकार का भी अधिकार मिला, और संसद एवं समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ी। और इसी के साथ ही अगर उद्योगों के पुनर्गठन की अगर हम बात करें तो युद्ध के बाद और युद्ध से जुड़ी हुई कंपनियों को तोड़ दिया गया, और उसके बाद जो है वहाँ पे उद्योगों का भी विकास होना स्टार्ट हो गया, और आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत सारी नई नीतियाँ को भी अपनाया गया, और उसका निर्माण भी किया गया। अब जैसे ये देखिए, ये जापान का जो है संविधान है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब वहाँ पे आर्थिक एवं चमत्कारी सुधार। आर्थिक एवं चमत्कारी सुधार कहने से जो तात्पर्य है, जापानी चमत्कार एक ऐसा उदाहरण है जो दुनिया भर में विकास के लिए एक मिसाइल बन गया। अब तो हम इसे देखने का स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो है आर्थिक सुधार की अगर बात करें तो उसमें जो है अमेरिका की सहायता और नई आर्थिक नीतियों से जापान में वित्तीय स्थिरता मिली। इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो जानेंगे सरकार के निर्यात, औद्योगिकरण। उसके बाद जानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और उसी के साथ जो है इसके विकास में जो है कोरिया के युद्ध का भी बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो अमेरिका की नीतियों से भी इसमें सहायता मिली, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1950 से 1970 के बीच जापान की अर्थव्यवस्था में बहुत ही अनबिलीवेबल वृद्धि हुई, और वहाँ की जीडीपी जो है प्रति वर्ष 10% तक बढ़ा, और जिससे जो है उसके वहाँ के जो इंडस्ट्री इस क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा विकास देखने को मिला। जैसे अगर हम बात करें तो टो टोयोटा, होंडा, सोनी, पैसोनिक, और ये सारे जो कंपनियां हैं वो जापान की अन्य देशों में भी बढ़ने लगी। उसके अलावा जो है भारी मशीनरी, स्टील, शिल्प, बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलने लगी। अब इन सब के कारण की अगर हम बात करें तो इनका कारण एक तरफ हम देखें तो कम से कम उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन और शक्ति एवं मेहनती कार्यशक्ति, और इसके अलावा उनके जो है इनोवेटिव आइडिया और एजुकेशन के क्षेत्र में उनका जो था जोर। इसके अलावा जो है कोरियन युद्ध ने जापानी उद्योग के बढ़ावा देने में बहुत ही ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोरिया का जो युद्ध हुआ था 1950 से 1952 के बीच में, उत्तर कोरिया और साउथ एवं नॉर्थ कोरिया के बीच वॉर स्टार्ट हो गया था। तो अमेरिका ने साउथ कोरिया को अपना समर्थन किया था, और जापान को अमेरिका के सैन्य वैस के रूप में भी इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे जापान के लाभ जो हुआ था वो लॉजिस्टिक एवं सप्लाई सेंटर बन गया था, और अमेरिका ने जापान से भारी मात्रा में बहुत सारे सामान, मशीन एवं बहुत सारी चीज़ें खरीदी, और जापानी कंपनियों को जो है इससे बहुत सारे नए नए ऑर्डर भी देखने को मिले, जिसके बाद जो है वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में एक बहुत अच्छी क्रांति देखने को मिली। जो फैक्ट्रियाँ युद्ध के वजह से, जो वहाँ पे वॉर की वजह से बंद हो गई थी, वो फिर से चालू हो गई, और स्टील, कपड़ा, मशीनरी जैसे जो उद्योग थे उनका जो है वहाँ बहुत ही तेज़ी से विकास होना स्टार्ट हो गया, वो विकसित होने लगे, जिससे है लाखों लोगों को रोज़गार भी मिला, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था में है तेज़ी से वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि जापान युद्ध जो है, जापान का जो कोरिया का जो वॉर था, उसने जापान की आर्थिक
व्यवस्था को एक पुनरुद्धार का अवसर दिया, जिसे हम उसके बाद से है जो जापान की जो आर्थिक प्रगति है वो बहुत ही आगे देखने को मिली। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि आज का जापान। आज जो जापान की सिचुएशन है, जापान तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश बना है। इसके अलावा जो है वहाँ पे इनोवेटिव्स आइडिया और वहाँ के लोगों की मेहनत की वजह से वो देश बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल क्षेत्र और हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ वो जो है दुनिया का सबसे स्वच्छ एवं अनुशासित समाज भी वहाँ देखने को मिलता है और वैश्विक मंच पर वो जो है शांति प्रिय राष्ट्र भी बना है। इसी के साथ जो है वो अपनी कल्चर के लिए भी जाना जाता है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए जापान जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो एक तरफ अगर हम देखें तो जापान ने विनाश को अवसर में बदल दिया। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम हार मान लेते, कहते नहीं हम नहीं कर सकते, तो जापान उन सभी के लिए एक उदाहरण के रूप में दिख रहा है कि हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जापान ने अनुशासन, नवाचार एवं शिक्षा ने देश को पूरी तरह से बदल दिया और यह एक दुनिया के लिए यह एक इंस्पिरेशन के रूप में जाना जाने लगा। तो अब हम बात करेंगे कि अभी के जो अभी का जो दौर है उसमें जापान की क्या कंडीशन है। तो जापान जो है शांति की प्रतिज्ञा ले चुका था, जैसा कि हमने देख लिया। बट अभी के जो सिचुएशन है उस हिसाब से जापान को इन सारी चीज़ों पे पुनः विचार करने की ज़रूरत है। जो कि अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 9, तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, तो जापान में संविधान का अनुच्छेद जो 9 है मुख्यतः दो बात इसमें कहता है। क्या कहता है, पहला तो युद्ध पर पूर्ण प्रतिबंध। जापान के अनुच्छेद 9 के तहत, जो आर्टिकल 9 के तहत, जापान अब युद्ध को एक संप्रभु अधिकार के रूप में नहीं मानता है। वो युद्ध को त्याग दिया और इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए अब बल का प्रयोग या उससे धमकी धमकी उसके उपयोग की धमकी भी नहीं देगा। ये आर्टिकल 9 के तहत दिया गया था। और दूसरा जो है वो सेना संगठन पर रोक। अब जापान में किसी अस्थायी सेना या नौसेना, वायुसेना या फिर युद्ध क्षमता वाले बलों का प्रयोग नहीं करेगा और वहाँ के जो सरकार का उद्देश्य होगा वो शांति बनाए रखना एवं सैन्य टकरावों से दूर रहना। ये आर्टिकल 9 के तहत कहा गया है। बट अभी की कंडीशन की वजह से उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। अब पुनर्विचार करने की ज़रूरत क्यों है, तो जापान को जो है एक तरफ क्षेत्रीय खतरा है। तो क्षेत्रीय खतरा किन कंट्रियों से है, तो उसकी बात करें तो एक तरफ चाइना और एक तरफ उत्तर कोरिया देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो अमेरिकी सैन्य सहयोग पर निर्भरता और जापानी रक्षा बजट में वृद्धि। तो इन सब टॉपिक पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब जैसे कि हाल में एक न्यूज़ में आया था, तो यहाँ से हम देखने को मिल रहा है कि जापान ने चीन को खतरा बताया था। प्रशांत क्षेत्र में क्यों मची हलचल। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से प्रशांत के क्षेत्र में काफ़ी हलचल मची हुई है। दरअसल जापान की नई रक्षा नीति अपनाने की घोषणा ने चीन क्षेत्र में अपने पोते भेज रहा है। तो जिसको जापान ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने देश की राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और रक्षा के हित में सक्षम है। तो जापान ने चाइना को कहा वो प्रशांत क्षेत्र के लिए खतरा है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस मैप में, अगर हम देखने का कोशिश करें तो ये हमारा जापान यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये चाइना है, ये यहाँ पे ये ताइवान है, ये जो है साउथ कोरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईस्ट चाइना से ये यहाँ पे हमारा जापान सागर देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ कोरिया है। तो यहाँ से अगर हम इसकी कंडीशन देखें तो ये कहीं ना कहीं जो है चाइना के लिए ये सारी चीज़ें जो है क्षेत्रीय खतरा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा उत्तर कोरिया भी कई बार जापान को धमकाया जाता है और इसके अलावा भी वो जो है कहीं ना कहीं जो जापान की जो सैनिक क्षमता की अगर हम बात करें तो शांति उसके आर्टिकल जो संविधान के अनुसार वो अपनी जो है सैन्य क्षमता को नहीं बढ़ाएगा, किंतु इनके जो पड़ोसी देशों की बात करें तो उनकी जो सैन्य क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो इस फैक्ट से भी जापान को इस पर बात करने की ज़रूरत है। अब चीन और उत्तर कोरिया का खतरा। अब उत्तर कोरिया एवं चाइना से क्या खतरा है, तो उसकी बात हम इस पे करेंगे।
तो वन बाय वन हम बात करेंगे, ठीक है। तो चीन और उत्तर कोरिया से खतरा है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, तो उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण एवं चीन की आक्रामक समुद्र नीति एवं सेनकाकू द्वीप विवाद। अब ये क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखें तो अब जैसे कि चाइना से पहले विवाद की ओर देखते हैं, तो चाइना की जो है समुद्र की आक्रामक नीति, इसकी जो है समुद्र की आक्रामक नीति है, वो सबसे पहले जो विवाद का कारण। जैसे कि अगर हम बात करें तो पूर्वी चीन सागर में जो सेनुकाक द्वीप है, उस पर जो है चाइना एवं जापान के विवाद चल रहे हैं। इसके अलावा इन द्वीपों को दियाओ द्वीप कहा जाता है और चाइना के द्वारा इसे कहा जाता है और कहता है कि ये हमारा है। और यहीं पर जापान तट की रक्षा एवं चीनी सेना के बीच कई बार आमना सामना भी हुआ है। इन क्षेत्रों में कई बार आमना सामना हुए। अगर हम देखें तो दक्षिण चीन सागर में चाइना ने एक कृत्रिम सैन्य अड्डे बनाए रखे। ये आपको साउथ चीन सागर में सैन्य अड्डे देखने को चाइना के मिलेंगे। और कई देश जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों के क्षेत्र में अवैध घुसपैठ भी किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं नौवहन की स्वतंत्रता को भी इसके द्वारा चुनौती मिल रही है। इसके अलावा सैन्य गतिविधियां भी चाइना के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, जैसे कि चीन के जो युद्ध पोत वगैरह हैं और निगरानी जहाज जापान के आसपास के क्षेत्रों में लगातार दिखाई देते हैं, जिससे कि जापान के जो है समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में खतरा देखने को मिल रहा है। अब इसके क्षेत्र में जापान की जो क्या प्रतिक्रिया हुई, तो जापान ने अपने जो है SDF सेल्फ डिफेंस फोर्स को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया है और क्वाड जैसे रणनीतिक समूह में भी उसने भाग लिया है। और इसी के साथ ही अमेरिका के सुरक्षा जैसे साझेदारी एवं नौसैनिक अभ्यास। अब यहाँ से क्या मिलता है, तो चीन की आक्रामक समुद्री नीति ने जापान की जो है क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन चुकी है। अब चलिए हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका से उत्तर कोरिया से क्या खतरा है। तो उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से भी जापान को खतरा महसूस हो रहा है। जैसे कि अब बात करें तो उत्तर कोरिया जो है पिछले कुछ वर्षों से कई लंबी दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है। कई बार जो है ये मिसाइल जो है जापान से ऊपर होकर भी गुजरती है और जापान के ये तटीय क्षेत्रों में इसकी वजह से जो है सायरन और आपातकालीन जो स्थिति है वो बनी होती है। अब ये जो मिसाइल उसके द्वारा बनाया गया, उत्तर कोरिया की मिसाइल अब तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मानी जाती है और इसकी रेंज ये है कि ये जापान के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी जापान के लिए खतरा की स्थिति बन चुका है। तो अब हम आगे देखने का बात करेंगे तो सेनुकाक द्वीप। अब अगर हम बात करें तो किसी भी द्वीप, जैसे कि यहाँ पे हमें सेनुकाक द्वीप भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सेनुकाक द्वीप, इस साइड यहाँ पे सेनुकाक द्वीप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब सेनुकाक द्वीप को लेकर जो है जापान एवं चीन के बीच में विवाद होते हैं। अब इनके बीच में विवाद का जो कारण है कि स्वामित्व का कारण। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो किसी भी द्वीप पे अधिकार के जो होते हैं कई कारण देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ ऐतिहासिक होते हैं, जियोग्राफिकल कारण होते हैं, या फिर नेचुरली, या फिर वो जो होते हैं ना कि वो जो रणनीतिक रूप से लड़ाइयों के रूप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर इंटरनेशनल क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं और उनके अधिकार के लिए। तो इन दोनों देशों के बीच में जो विवाद है, वो दोनों देश कहते हैं, चाइना कहता है कि ये हमारा है, जापान कहता है कि ये हमारा है। तो या इस द्वीप के लेके इन दोनों के बीच में विवाद हो रहा है और यह जो विवाद है 1970 के दशक से ही चला आ रहा है। इन दोनों के देशों के बीच में जो विवाद है वो 1970 से ही चला आ रहा है। और इन द्वीपों के आसपास तेल एवं गैस के भंडार की भी खोज हुई थी। इस वजह से जो ये विवाद है और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जैसे स्वामित्व का दावा करें तो जापान कहता है कि 1985 से
इस सेनुकाक द्वीप पर उसका नियंत्रण है, जबकि चाइना कहता है कि ये द्वीप जो है ऐतिहासिक रूप से उसका है। चाइना कहता है ये हमारा है, जबकि जापान कहता है कि 1895 से ये द्वीप पर उसका नियंत्रण है, तो ये द्वीप हमारा है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखें तो इसके आसपास तेल एवं गैस भंडार के क्षेत्र हैं, जिस कारण से इस द्वीप पर इन दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। अगर इसके सामरिक महत्व देखें तो सेनुकाक द्वीप जो है चीन के पूर्वी सागर में स्थित है, एक स्थान पर स्थित है, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो देखें तो जापान एवं चाइना के बीच जो है ऐतिहासिक तनाव भी इस विवाद को और भी अधिक बढ़ा देता है। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि जापान अभी तक जब तक हमने देखा तो जापान के विकास में एक तरफ अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया, तो दूसरे की तरफ अमेरिका के साथ तो जो है न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान की जो कंडीशन थी वो अमेरिका से जुड़ा हुआ था। तो ये जो है अमेरिका से भी इसकी दूरी बढ़ रही है और वो जापान जो है आत्मनिर्भर बन रहा है। तो इसके पीछे की क्या कारण है, तो हम वो देखने का प्रयास करेंगे। अमेरिका की प्राथमिकताओं को बदलना और नई जापान रणनीति। तो अमेरिका की की प्राथमिकता को बदलने का जो कारण है कि अमेरिका कहीं ना कहीं जो है वैश्विक मामलों में जो है इंटरफेयर करता है, और उसका एक ही नीति है कि अमेरिका इज़ फर्स्ट। ये हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि अमेरिका फर्स्ट कहता है, और इसी के साथ जो है वो एशिया में उसकी जो सैन्य उपस्थिति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और अमेरिका अब जो है नाटो और पूर्व और घरेलू मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जैसे कि अगर बात करें तो इंडिया एवं पाकिस्तान के क्षेत्र के मुद्दे पर भी अमेरिका का ज़्यादा ध्यान था, इजराइल एवं ईरान की लड़ाइयों पर भी। और उन लड़ाइयों में क्या है, उसके द्वारा कहा जाता है कि जो इन युद्धों के बीच में जो सीज फायर कराए जाते हैं वो हमारे द्वारा कराए जाते हैं। या अगर हम बात करें तो जो अभी टैरिफ की जो बात की गई थी, उन सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं अमेरिका फर्स्ट की नीति जो है वो कहीं ना कहीं झलकती है। इससे जापान को एहसास हुआ कि उसे हर परिस्थिति के लिए खुद ही तैयार रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है इन मुद्दों से ज़्यादा ध्यान देशों के घरेलू मुद्दों पर देता है। और इसी वजह से जो है जापान ने अपनी रक्षा नीति को अपनाना स्टार्ट किया। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम इस स्टोरी से देखें तो अब दोस्त जापान ने भी अमेरिका को दिखाई आंख, और 80 साल बाद किया मिसाइल टेस्ट। तो जापान ने भी अमेरिका को आंख दिखाकर मिसाइल का टेस्ट किया। तो जापान की नई रक्षा नीति के बारे में बात करें तो 2022 में जापान ने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी नामक एक दस्तावेज को जारी किया था। इसमें पहली बार जापान ने कोस्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज़ यानी कि दुश्मन पर जवाबी हमले की नीति को अपनाया था। इसके अलावा अगर हम इसमें देखने की बात करें तो इसमें जो है कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा, मिसाइल सुरक्षा, अंतरिक्ष और एआई को भी इसमें शामिल किया गया था। और यह रणनीति रक्षात्मक के साथ साथ सक्रिय भी है। और इसके अलावा जापान के द्वारा सुरक्षा के भी कदम बढ़ाए गए थे। तो जापान के द्वारा सुरक्षा के जो आत्मनिर्भरता की और जो कदम था, जापान अब रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। उसने अपनी रक्षा बजट को दोगुनी कर ली है। इसके अलावा जो है रक्षा उत्पादन एवं अनुसंधान और तकनीक पर वो कहीं ना कहीं जोर दे रहा है, और क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी अपनी सामरिक आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जापान के लिए जो है बढ़ता रक्षा बजट। अब रक्षा बजट बढ़ने के कारण ये है कि पहले जो है जापान अपनी सैन्य क्षमता आदि को बढ़ा नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसकी जीडीपी में रक्षा बजट जो है नहीं बढ़ रहा था। बट आफ्टर 2023 जापान की जो जीडीपी है उसमें 2% रक्षा में निवेश का जो है प्रस्ताव आया था, लेकिन अब वो जो है 2% तक बढ़ाया जाएगा, और यह नाटो देशों के स्तर के भी बराबर हो गया। अब जो जापान का टारगेट है वो 2023 से 2027 तक की जो उसकी रक्षा नीति है वो कहीं ना कहीं $43 ट्रिलियन येन की उसने योजना बनाई है, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये जापान के इतिहास में सबसे बड़ा रक्षा निवेश माना जा रहा है।
और ये बजट जो उसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये बजट कहाँ खर्च होंगे, तो ये बजट के खर्च होने की जो प्रणाली है वो जैसे कि मिसाइल रक्षा, जैसे कि लंबी दूरी तक मारने वाले मिसाइलों पे, इसके अलावा साइबर सुरक्षा, एआई आधारित हथियार और इन सारी चीज़ों पर अब जापान खर्च करेगा। अब जिसका जो अगर हम उद्देश्य की अगर बात करें, तो इससे जो है जापान अपने आप को आत्मरक्षा के लिए मजबूत करेगा और क्षेत्रीय जो खतरे हैं उनसे निर्भरता उनसे सामना के लिए इसका यूज़ करेगा, और साथ ही साथ जो है अमेरिका से उस वो इस कंडीशन के बाद अपनी आत्मनिर्भरता को भी कम करेगा। अब हम देखेंगे तो उसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जो हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि क्वाड और इंडो पैसिफिक में, तो उसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये एक मुद्दा जो है इंडो पैसिफिक, ये बहुत बार बार हमें देखने को मिल रहा है, तो इस मुद्दे पे हम डीप से जाके बात करेंगे। तो क्वाड के क्षेत्र में अगर हम बात करें, क्वाड्रेटियस सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म है, जहाँ पे 4 देश शामिल हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसका उद्देश्य है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थिरता को अपनाए रखना। अब जापान जो है क्वाड का एक प्रमुख संस्थापक भी माना जाता है, और ये जो संगठन है इसका जो मेन उद्देश्य है चाइना के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। अब हम बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक सागर, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इंडो पैसिफिक सागर जो है इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक सागर की अगर बात करें, तो इंडो पैसिफिक सागर समुद्र में समुद्र संचार की लाइनें हैं। यहाँ पे जो है ये व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सागर है व्यापार के क्षेत्र से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक सागर में जो है चाइना, इसी वजह से जो है चाइना इस पे अधिकार भी करना चाहता है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और इन क्षेत्र में जो है चाइना अपनी बढ़ती आक्रामकता के कारण समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्वाड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा ये आर्थिक क्षेत्र के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इंडिया एवं जापान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो रहा है। अब आगे चलिए हम इसके बारे में और डीप में जानने की कोशिश करेंगे। अब चलिए, जैसे कि अब इंडो पैसिफिक सागर में जो जापान की रणनीति है उसे देखने की अगर हम कोशिश करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये हमारा इंडो पैसिफिक सागर है। ये चाइना, यहाँ पे देखिए चाइना के द्वारा 9 पेयर्स बनाए गए हैं, यहाँ पे दावा इसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है जापान ने फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की नीति अपनाई, और इसका जो है महत्वपूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है कि किसी भी देश का यहाँ पे कोई प्रभुत्व नहीं होगा। यह रणनीतिक नियम आधारित व्यवस्था एवं सहयोगी एवं समुद्री स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो इसके पहलू है वो समुद्री सुरक्षा है, इसमें भूमिका के जो रीजन है, उसके अलावा जो है आर्थिक विकास की कनेक्टिविटी और प्रशांत एवं हिंद महासागर के देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी इसके द्वारा की जाती है। अब अगर हम बात करें तो चीन को संतुलित करने के बीच में की अगर बात करें, तो चीन की आक्रामक नीति, जैसे कि अभी हमने देखा कि दक्षिण चीन सागर में जो वो विस्तार कर रहा है, उसने वहाँ पे कृत्रिम एयरपोर्ट भी बना लिए हैं, और वहाँ पे उसके सैन्य अड्डे भी देखने को मिले हैं, जिससे जापान की सुरक्षा को खतरा हो रहा है। तो इन क्षेत्रों में जापान जो है बहुत सारी चीज़ों के द्वारा उसे संतुलित करने की भी कोशिश कर रहा है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जितने भी एक बार की जो लड़ाई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है मेरे न्यूक्लियर अटैक की वजह से वहाँ के जनता ने काफ़ी कुछ झेला। इस वजह से कहीं ना कहीं जापान में अभी आंतरिक विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। तो इन आंतरिक विवादों में जनता की जो मेन चिंता वो है, क्या युद्ध, वहाँ की जो जनता इस बात से डर रही है कि क्या फिर से युद्ध होगा, क्योंकि जापान की जो जनता है एक बहुत बड़ा हिस्सा ने अहम शांति की जो नीति पे विश्वास रखती है, क्योंकि वहाँ की जनता ने बहुत वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो लड़ाई हुई थी उसमें बहुत कुछ ऐसा देखा था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा जो विपक्षी दल है, जैसे कि जापान में कम्युनिस्ट पार्टी,
कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार, जो पार्टियां जो है वो सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। उनकी जो आपत्ति का मेन कारण है कि वो ये कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ जाकर सैन्य नीति में बदलाव आ रहा है। इसके अलावा जो है संसद और जनता को बिना पर्याप्त परामर्श लिए कहीं ना कहीं ये नीति बनाई जा रही है। और ये भी दावा किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है अमेरिका के दबाव में आकर निर्णय ले रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किशिदा की जो यथार्थवाद नीति है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि यथार्थ के अनुसार निर्णय लेना समय की मांग है। उनका कहना है कि यथार्थ के अनुसार समय लेना, और उनका मानना ये है कि जापान को वर्तमान में वैश्विक खतरे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए हमें ताकत की भी ज़रूरत है। ये उनके जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा गया है। किशिदा की जो नीति है वो शांति सुरक्षा को संतुलन पर आधारित नीति उनके द्वारा अपनाई गई है। तो अब निष्कर्ष यहाँ से ये देखने को हमें मिल रहा है कि शांति बनाम सुरक्षा में संतुलन। एक तरफ जापान जो है शांति, अमन एवं शांति चाहता है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उसकी सुरक्षा, वो अपनी सुरक्षा नीति को इससे खो सकता है, और उससे जो है उसकी सुरक्षा पर भी चिंता हो सकती है। जापान की जो नई भूमिका एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में होगी। हमें अब आगे जो है ये भूमिका एक नई एवं जिम्मेदार शक्ति के रूप में भी देखने को मिलेगी। और क्या इससे एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, क्या ये जो कदम है भविष्य में जापान के जो क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करेगा? तो आप इस पे कमेंट में जवाब दीजिए। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये जो सेशन है वो कैसा लगा, और फिर हम लेके आएंगे कोई नया सा सेशन आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।